दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। ये दिखाता है उनकी मानसिकता क्या है, और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का बयान दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करता है। वहाँ सरकार कोई कानून से तो चल नहीं रही है, वो मुख्यमंत्री के विम और फैंसी पर चल रही है। तो इस एफआईआर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर इसको लड़ेंगे और उसको वॉश कर देंगे। अपने भावनाएं भड़काने और लोगों को दंगे को देश भर में भड़काने जैसी उनकी जो मंसूबे थे उनको नाकाम करने में पुलिस द्वारा 24 नवंबर को सफलता। ऐसे जांच आगे बढ़ती जा रही है। ये पर्दाफाश होता जा रहा है कि ये पूरी भीड़ जानबूझ करके साजिशन इकट्ठी की गई थी ताकि कैसे और देखिए दिल्ली चुनावों में कैसे महाभारत छिड़ी हुई है रामायण पर, रामायण ज्ञान पर, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन एक बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ये क्योंकि दिल्ली की जो लड़ाई है, जो सियासी जंग है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर है इस वक्त। कांग्रेस जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, हम लोगों को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली में कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि वो हमारे खिलाफ इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए, और ये इसलिए हो रहा है ताकि दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत जाए। उधर बीजेपी आरोप लगाती है साहब की डबल डेटिंग चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिक्स मैच है ये। अरविंद केजरीवाल दूसरी कहानी सुना रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। सुनिए, इस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके, कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही, कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलके। तो लोकेश जी ने और उनकी पूरी टीम ने कहा बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है। और तो कांग्रेस जो है वो अपने लिए जीतने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन फिर किस तरह के बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए, जिस पर बड़ा बवाल छिड़ गया साहब, महाभारत छिड़ गई। क्या ज्ञान रामायण को लेकर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर आज जंग रही दिन भर। सबसे पहली खबर वही। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं, राक्षस मारीच है। रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो सिर्फ रावणी प्रवृत्ति में अपना नाश कर लिए। अरविंद केजरीवाल भी उसके नजदीक। तुम्हारा राक्षसों से क्या रिश्ता है? रावण के लिए तो राक्षस परेशान होंगे। राक्षसों का पूर्वज था रावण, भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान हो रही? मुझे लगता है कि सोने में ही मन अटका हुआ है। सोने की टॉयलेट सीट, सोना सोना, शीश महल। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू है। अरविंद केजरीवाल ने मारीच के रूप में स्वर्ण मृग बनकर दिल्ली की भोली भाली जनता को लूटा है। इसी से पता लगता है कि उनका ज्ञान कितना सीमित है। जी हाँ, कौन रावण भक्त है साहब, कौन राम भक्त है। चुनावों में अब इसी पर जंग हो रही है। कल रोहिंग्या, आज रावण चल रहा है। रोहिंग्या टू रावण। आज से ठीक 14 दिन बाद देखिए दिल्ली में वोटिंग है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली का दंगल किन मुद्दों पर हो रहा है। रावण, मारीच, राक्षस, एंटी हिंदू, चुनावी हिंदू, एक्सीडेंटल हिंदू, तू हिंदू मैं हिंदू, कौन सच्चा हिंदू, तू रावण भक्त मैं राम भक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
कि शायद स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, जुबान फिसल गई, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो तथ्यों से थोड़ा इतर था। एक चुनावी भाषण में अरविंद केजरीवाल जी ने राम कथा का एक प्रसंग सुनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम खाने की तलाश में जंगल गए थे और रावण सोने का हिरण का वेश धारण करके आया माता सीता का हरण करने के लिए। रावण सोने का मृग बनकर आया, तो ये फिर उन्होंने पूछा आया, तो वहां पे लोगों ने कहा, ये भी नहीं कहा नहीं साहब मारीच आया था, रावण नहीं आया था, रावण मारीच के पास गया था, लेकिन वहां पे सब लोगों ने कहा आया। बीजेपी ने पकड़ लिया। अब केजरीवाल जी की इस राम कथा पर बीजेपी ने कहा साहब कि केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, रट्टा लगाया है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल नहीं जानते हैं कि भगवान राम खाने की तलाश में जंगल नहीं बल्कि माता सीता के कहने पर गए और सोने का हिरण बनकर रावण नहीं बल्कि उसका मामा मारीच आया था। रावण नहीं मृग बना था, सोने का मारीच बना था। ठीक है, चुनाव में हो जाता है, उनके मुंह से निकल गया साहब। हालांकि वो बाद में आए कि ऐसा हो गया साहब जैसे रावण के खिलाफ मैंने क्यों बोल दिया, पूरी बीजेपी जो है रावण के सम्मान में, पूरी बीजेपी मैदान में रावण के खिलाफ क्यों बोल दिया, ये आम आदमी पार्टी ने लपक लिया बीजेपी का। इसी के बाद कांग्रेस को भी कहने का मौका मिल गया साहब कि केजरीवाल जो है श्री राम और रामायण का अपमान कर रहे हैं। और इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने सफाई में कहा कि बीजेपी वालों को दिक्कत इस बात से है कि रावण हिरण बनकर नहीं आया था, मारीच आया था। बीजेपी इस बात से परेशान है साहब कि रावण का अपमान क्यों कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अरविंद केजरीवाल का बयान ऐसे वक्त में उठा है जब करीब 42 घंटे बाद बीजेपी दिल्ली में जीत के लिए ब्रांड योगी का इस्तेमाल करने जा रही है। योगी की एंट्री होने जा रही है। यहां रामायण पर महाभारत चल रही है कि कौन राम भक्त है, कौन सच्चा हिंदू है। योगी जी की एंट्री होने वाली है। कहा जा रहा है साहब दिल्ली में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हरियाणा रिपीट कहीं हो जाए दिल्ली में। हरियाणा चुनाव का गेम चेंज करने वाले योगी आदित्यनाथ 42 घंटे बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। योगी की एंट्री होने वाली है। ऐसे में रामायण का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनना तय है। सुनिए। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। तो जो विधर्मी हैं, जो एंटी हिंदू हैं, जो एंटी सनातनी हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल का परिचय मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बार कोशिश की है कि चुनावी हिंदू दिखें और कई बार ऐसा करके वो लोगों को भ्रमित भी कर लेते हैं। अब सब चुनावी हिंदू हैं, एक्सीडेंटल हिंदू हैं जो बीजेपी कह रही है। यह स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी से हैं। प्रियंका बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधिका खेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले राधिका मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये मुद्दा थोड़ी ना दिल्ली में होगा कि रावण मृग बनकर नहीं मारीच बनकर आया था इसलिए आप हमें वोट दो। मतलब वही इसलिए आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि रावण के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। बड़ी चिंता हो रही है रावण के अपमान की आप लोगों को, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। राधिका जी सबसे पहले आप ही बोलिए, अपमान कैसे हो गया रामायण का? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, सनातन धर्म से नफरत कितनी कूट कूट के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में भरी है, उसका आज हमने एक और उदाहरण देख लिया। अब आप बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि रावण का अपमान हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बयान देने के बाद आज अरविंद केजरीवाल साहब ने करी और उसमें एक बार भी अपनी स्लिप ऑफ टंग की उन्होंने माफी नहीं मांगी, ना इसका जिक्र किया कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ। एक शब्द नहीं बोला। आप देखिए ना, IRS ऑफिसर रहे हैं तो IRS ऑफिसर सभी धर्म के ग्रंथों के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते हैं। और जो रामायण है वो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, भारत की संस्कृति का प्रतीक है, भारत की सभ्यता का प्रतीक है, हर सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। और जिसको सीता मैया के हरण के बारे में नहीं पता, मतलब कह रहे राम जी खाना ढूंढने जंगल में गए थे, शुरुआत ही गलत। और फिर ये कहते हैं मैं हिंदू हूं जी, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं और श्लोक पढ़ रहे हैं आजकल रट के आ गए हैं।
तो एक IRS ऑफिसर जब ये अपना एग्जाम दे रहे होंगे तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ये सवाल आ सकता है कि किसने सीता मुझे जी का हरण बताइए, किया, मुझे हिरण बताइए। कौन बना, नहीं तो वो मुझे भी नहीं बताइए। जवाब दे पाए होंगे। फैक्चुअली आम आदमी पार्टी, प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल सब जानते हैं कि मारीच बना था सोने का मृग, वो रूप धारण किया था। मेरा ये सवाल है, ये कह देने से कि रावण ने जो है मृग का रूप धारण करा था माता सीता के हरण के लिए, इससे रामायण का अपमान कैसे हुआ? राधिका जी। रामायण का अपमान तो हो रहा है ना, जब आप रामायण को गलत तरीके से लोगों के सामने बोल रहे हैं। सबसे पहली गलत चीज आपने बोली कि राम जी वन में गए खाना ढूंढने के लिए। राम जी वन में खाना ढूंढने के लिए नहीं गए थे। वो किस चीज के लिए गए थे? बच्चा बच्चा जानता है। आप अपने घर में भी 3 साल के 4 साल के अपने बेटे से पूछेंगे ना अमन जी, तो वो भी बता देगा सीता मैया का हरण क्या हुआ था और रावण कौन था, मारीच कौन था, हिरण ढूंढने कौन गया था, खाना ढूंढने कोई गया था कि नहीं गया था उस समय। ये हमारे घर बच्चों को जब से हम पैदा होते हैं राधिका तब जी, से दोनों राक्षस नानी ना, दादी सुनाते हैं। मारीच राक्षस, रावण मेरा राक्षस, सवाल, एक राक्षस की जगह दूसरा राक्षस बोल दिया, तो राक्षसों राक्षस का अपमान भगवान हुआ ना, राक्षस रामायण का कैसे अपमान हुआ? मतलब एक राक्षस आप रावण, रामायण दूसरा। के एंगल ही बदल रहे हैं। मैं शुरुआत से ही शुरू कर रही हूँ, ठीक मैं है, तो अभी रावण और ठीक है, मारीच तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, राम जी वन में ठीक है, खाना ढूंढने गए। चुनावी जी, हिंदू नास्तिक इंसान, भैया चलिए, नास्तिक है तो उस पे बने रहिए ना, ठीक है, किसी एक बात पे तो टिकिए। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस के साथ ठीक गठबंधन है, नहीं करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ठीक है, नास्तिक हूँ। फिर एकदम आस्तिक हो जाते हैं, फिर ठीक है। हनुमान मंदिर गिरा देते अच्छा, हैं बेसिकली दिल्ली का आपकी सबसे शिकायत प्राचीन। ये है कि बचपन से हनुमान भक्त। प्रियंका जी, एक वीडियो मैंने भी देखा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बचपन से हनुमान भक्त। तो कोई बचपन से हनुमान भक्त ऐसे तथ्यों की भूल तो शायद संभवतः नहीं कर सकता। प्रियंका जी, शायद इसलिए बीजेपी को मौका मिल गया है। प्रियंका। अमन जी, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं बचपन से कोई हनुमान भक्त है, मैंने भी एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, बचपन से हनुमान भक्त, वो ऐसे कोई तथ्यों की भूल तो नहीं कर सकता, खासकर रामायण को लेकर, या वो स्लिप ऑफ टंग है, मान लेना चाहिए? प्रियंका जी। देखिए वो तो कहा है ना, मतलब आपने ये बड़ा अच्छा पूछा, पर आपको ठीक जवाब नहीं मिला कि अगर रावण का अपमान हो गया तो उसमें रामायण का कैसे गलत हुआ? अगर स्लिप ऑफ टंग मान ले, रावण का अपमान मान ले, मतलब आज भाजपा उन लोगों के समर्थन में तो खड़ी दिख ही रही है ना जिन्होंने सीता जी का अपहरण किया। ये तो क्लियर है ना, बाकी सब छोड़िए, ये तो क्लियर ही है ना, सीता जी का अपहरण जिसने भी किया उसके सम्मान में भाजपा मैदान में, ये तो क्लियर है बात। और यही इनका चाल चरित्र चेहरा भी है। आप देखेंगे इनकी महिलाओं के प्रति इनकी क्या भाषा रहती है, इनके प्रवक्ताओं की भाषा क्या रहती है। आप देखेंगे कि महिलाओं को कैसे, रमेश भिधुड़ी को देख लीजिए, क्या उन्होंने संसद के अंदर बोला, क्या वो बाहर बोल रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं इनके पास। आप परवेश वर्मा के काले काम देख लीजिए, चाहे वो काला धन बांट रहे हो, जूते चप्पल बांट रहे हो, अटैक करवा रहे हो, लॉ मिसयूज कर रहे हो। पॉइंट पे आ जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग। मैं कह रही हूँ कि फैक्चुअली गलत था, तो वो कह रहे हैं कि बचपन से हनुमान भक्त। मैं आपको बता रही हूँ रावण प्रवृत्ति क्या होती है। अच्छा, मैं रावण प्रवृत्ति बता रही हूँ क्या होती है। रावण प्रवृत्ति होती है कुकर्म करना। महिलाओं को ब्रिजभूषण जनता पार्टी में, ब्रिजभूषण जनता पार्टी के अंदर जो चिन्मयानंद की पार्टी है, जैसे रमेश भिधुड़ी हैं, जैसे परवेश वर्मा के कुकर्म हैं, ये सारे रावण प्रवृत्ति के कर्म हैं, कुकर्म हैं। इसलिए तिलमिला गए कि कैसे रावण के लिए ऐसा बोल दिया कि अरे रावण राक्षस नहीं था और रावण राक्षस, ये प्रॉब्लम हुई है। फैक्चुअली गलत था, वो स्लिप ऑफ टंग था, कह दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। होता है भाई, नेताओं से होता है, इसमें क्या बुराई होता है, इसमें क्या है? मारीच, वो तो आप भी जानती है, मारीच ने जो मायावी था, मारीच वो आप जानती है मेरे साथ, मायावी मारीच था, उसने सोने का मृग का रूप धारण किया था, रावण ने नहीं। क्या था जी सुनिए ना। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। सुबह अरविंद केजरीवाल जी ना, हमारे नेता सच्चे नेता हैं, उन्होंने बोला कि मैंने रावण के लिए 2 शब्द गलत क्या बोल दिए। हाँ, गलत क्या बोल दिए। हमारे नेता सच्चे नेता हैं, कोई वादा नहीं रह जाता, पूरा नहीं होता। अब मैडम को हंसी आ रही है, नकली डिग्री वालों में चली गई है ना। उनको ठीक लगता है 15 लाख के जुमले देके भाग लो, उनको ठीक लगता है कि $1 का $1 बोलो भाग लो, उनको ठीक लगता है पेट्रोल बोलो 35 रुपए का होगा भाग लो, तो वो उस 2 करोड़ रोजगार होगा भाग लो, पक्का मकान होगा 2022 तक भाग लो, तो वो उस पार्टी में चली गई है, तो उनको हंसी आती है। टॉपिक पे तो माना कि गलत बोल दिया उन्होंने, बस बात खत्म। एग्जैक्टली, मतलब मैं उनकी बीच में नहीं बोली, उनको भी इतना रिस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि भाजपा में चली गई है तो बिल्कुल बदतमीज हो जाएंगी, थोड़ी एक्सपेक्टेड है। बोली नहीं जी, कहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो मतलब उन्होंने माना और बीच में इंटरप्शन किसी भी तरीके। अच्छा चलिए, आ नहीं होगा, एक मिनट, मैं पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे, बस एक मिनट, टॉपिक पे रहते हैं। प्रियंका जी,
मतलब ये मानने में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से आपने, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, जो रावण को लेकर वो तथ्य नहीं था, वो तो उन्होंने भी माना मेरे ख्याल से। रावण के लिए, हाँ, रावण के लिए नहीं, गलत बोला तो भाजपा तिलमिला गई, ये बात सच है। भाजपा सम्मान में आ गई रावण के, ये सच है, ये एडमिट करे ना। बताइए राधिका जी, अपहरणकर्ता के सम्मान में आए ना। बताइए राधिका जी। अच्छा, रावण के सम्मान में आप लोग मैदान में, हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल से लेकर आज उनकी प्रवक्ता तिल मिला के ऐसी बात। अब देखिए, अब इनको बीच में तकलीफ नहीं बोलेंगे, प्रियंका जी नहीं बोलेंगे, अपने पे लागू नहीं होगा। कॉमेडी शो नहीं है ये मैडम, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर बात हो रही है, ये रामायण को लेकर बात हो रही है, जो हम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मुझे एक बात देखिए, आप ये बीच में बोलेंगी ना, ये महिला जब बीच में बोलेंगी, अब इनको महिलाओं की याद आ रही है। जब स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के ऑफिस में पीटा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल का पीए उनको पीट रहा था और अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए थे, तब वो रावण क्या कर रहा था भाई साहब? रावण से बड़ा कोई अगर दुष्ट पापी हो सकता है तो वो स्वयं अरविंद केजरीवाल है, जो अपनी ही पार्टी के एक साथी सांसद को अपने ऑफिस में पिटवाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। इससे बड़ा रावण और क्या हो सकता है? सोने की लंका से बड़ा शीश महल अपने लिए बनवाते हैं, गरम सीटेड वाले टॉयलेट्स, महंगे महंगी जमीन, महंगे महंगे फर्श, महंगे महंगे कर्टन। तो आप बात कर रही है रावण से, तो आप लोग इंस्पायर्ड है। रावण का अहंकार हो या छल देने का काम हो, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। दूसरी बात, अब आपको क्योंकि इनको बहुत शौक है ना, देखिए रावण की पार्टी से आती है तो शौक बहुत है पर्सनल टिप्पणियां करने का, इसीलिए मेरे पे भी पर्सनल टिप्पणी करेंगी। लेकिन मैं आज आपके चैलेंज शो पे देती हूँ इनको, एक बयान दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे किसी भी नेता का, ये पूरी चीज होने के बाद अगर हमने रावण के फेवर में कुछ बोला हो, या रावण की बढ़ाई करी हो, या कहा हो रावण बड़े अच्छे हैं, या रावण ये है रावण वो है, हम रावण की फेवर कर रहे हैं। हम तो भाई, आप जब हमारी रामायण को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करेंगे, एक नास्तिक आदमी का असली चेहरा दुनिया के सामने, दिल्ली के सामने लेकर आ रहे हैं। आपने बात करी कि हमने वादे पूरे नहीं करे। अच्छा, एक मिनट रोक रहा हूं, स्कूल खुले नहीं, एक खबर है, खोलने थे, आज तक खंडर बना हुआ है, एक मिनट, यमुना जी अभी तक साफ नहीं हुई। आप क्या एक खबर है दरअसल, एक मिनट, एक बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, बताना जरूरी है साहब। दिल्ली चुनावों में रावण का जो रण, उसको लेकर अब महाकुंभ तक कुछ बयान आए हैं। कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। अच्छा, उन्होंने अपनी कथा में इसका जिक्र किया है। देवकी नंदन ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के बयान को अपमानजनक बताते हुए देवकी नंदन ठाकुर जी ने माफी की मांग की है अरविंद केजरीवाल से। ये बयान की गूंज कुंभ तक सुनाई दे रही है। देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी कथा में, मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे भगवान का मजाक उड़ाया। देवकी नंदन ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत भी दी कि वो सिर्फ चुनावों में धर्मात्मा ना बने और माफी मांगे अरविंद केजरीवाल। ये देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है। वहीं उनकी तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि जो 27 तारीख से वो जो धर्म संसद का आयोजन करने जा रहे हैं, कुंभ के अंदर एक धर्म संसद होने जा रही है बड़ी, वो कह रहे हैं कि वो इन तरह के मुद्दों को वहां भी उठाएंगे। हम सुना सकते हैं, एक मिनट में डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सुना दीजिए एक मिनट, क्या हिस्सा है, क्या कहा उन्होंने कथा में, सुनिए एक मिनट। उन्होंने कहा जब राम को भूख लगी वन में तो मृग के पीछे गए, इसका मतलब कहीं आपका इशारा भगवान को मांसाहारी घोषित करने का तो नहीं है। और अगर ये है तो ये इस बयान पर हमको क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आप हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। आपको कोई राइट नहीं है कि आप मेरे भगवान की छवि को ऐसे गंदे तरीके से प्रदर्शित करें। इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसीलिए धर्म संसद में 27 जनवरी को ये अहम बात हो कि हमारे सनातन धर्म को कोई भी क्षतिग्रस्त न कर सके, ऐसे रूल बनने चाहिए। जिन्होंने ये बयान दिया है, ससम्मान कह रहा हूं, सिर्फ चुनाव में ही धर्मात्मा मत बना करिए। आपने भी जन्म एक सनातनी मां से लिया है, सनातनी मां का दूध पिया है, इसलिए सनातन को यूज एंड थ्रो मत करो। प्रियंका जी, ये समझाना पड़ेगा कि वो मतलब नहीं था, ये मतलब था, रावण का अपमान हो गया, वो रामायण के खिलाफ, ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये धार्मिक महाकाव्य, मतलब एक तरीके से आस्था है रामायण में, उसको डिस्टॉर्ट करना। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं साहब कि प्रभु राम को कहा था जो है मृग के पीछे जाने के लिए, लक्ष्मण को नहीं कहा था। ये भी कुछ लोग बता रहे हैं जो जानकार हैं।
वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण को नहीं कहा, तो हो सकता है कुछ भावनाएं आहत हुई हो प्रियंका जी। देवकीनंदन जी को आपने सुना अभी। देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है उन तक पूरा बयान ना पहुंचा हो, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। आपने भी वो बयान सुना है। इस पर जितनी मर्जी चर्चा कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है ना कि जिन लोगों ने सीता माता का अपहरण किया उन्हीं लोगों के सम्मान में भाजपा उतरी है। और मैं आपको बताती हूँ कैसे भगवान जी का अपमान होता है। एक भाजपाई का आपको वक्तव्य सुनाकर तो आपको पता चलेगा ये कितने ज्यादा दोगले लोग हैं, कितनी झूठी पार्टी है भाजपा। सुनिएगा आप, 1 सेकंड दीजिएगा बस, ये सुनिए। जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रामचंद्र की। ये इनके सांसद रहे नरेश अग्रवाल। ये भाजपा है और इनके पुत्र एक्साइज का मिनिस्टर है शायद अभी भी उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए कि इनकी मानसिकता कैसी है। और ये क्रिएट कर रहे हैं एक इशू व्हेन नन एग्जिस्ट। द इशू इज कि रावण के अपमान हुआ और इनको मिर्ची लग गई। ये साफ है, इसमें कोई डाउट इफ बट की बात नहीं है, क्योंकि यही कहा ना कि एक राक्षस ने अपहरण कर लिया सीता माता का कॉन्टेक्स्ट तो यही था ना। अब वो राक्षस रावण नहीं था, मरीच था, वो ये एक डाउट है ना। ये तो अरविंद केजरीवाल ने मान लिया कि वो गलत बोले। राक्षस के ही तो राधिका, वो तो मांग अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं रावण को लेकर कुछ गलत बोल गया, उसको मेरे घर के सामने बिठा दिया। आप सारे बीजेपी वाले। जी जी, आप बताइए राधिका जी, बताइए। अमन जी, अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी के कथा में से एक अंश सुनाया जी। और आज अरविंद केजरीवाल की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, जो उनकी मेन चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कह दिया कि रावण का अपमान जो ये हमारे लिए बोल रही थी ना कि हमें रावण के अपमान से मिर्ची हुई है, इसका मतलब इनका ये कहना है रावण के अपमान से देवकीनंदन ठाकुर जी को मिर्ची हुई है, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल से माफी अमन जी प्लीज आज ये साफ हो गया। आप देखिए, हम तो नहीं कह रहे अब हम भी गलत है, देवकीनंदन ठाकुर जी भी गलत है, सब कथावाचक गलत है। अगर कोई देखिए, अब ये बीच में बोलेंगी महिला, मत करिए बीच में प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपके बीच में। लेकिन प्रियंका देवकीनंदन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की, अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की। हाँ, वो अपनी बात रख रही है ना, आप अपनी बात अपनी टर्न पर बोलिएगा प्रियंका जी। लेकिन देवकीनंदन ने आपत्ति जाहिर की, माफी की मांग की, ये तो फैक्ट है। तो सिर्फ बीजेपी को बुरा लगा ऐसा नहीं है, संत समाज में भी कुछ लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको शायद समझाना पड़ेगा जी। हाँ, वही मैं उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी टर्न पर आपने बिल्कुल सही तरीके से बात रखी। आपने सही तरीके से बात रखी और मैं ये कह रही हूँ कि मैंने भी यही कहा ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट अपनी टर्न पर बोलिएगा प्रियंका, 1 मिनट प्लीज, लेट राधिका रिस्पॉन्ड। बोलिए राधिका। अच्छा सॉरी, आई थॉट आप मुझसे पूछ रहे हैं। प्लीज राधिका। रावण का अपमान होने पर मिर्ची देवकीनंदन ठाकुर जी को लगी है, ये प्रियंका कक्कड़ का स्टैंड है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी अरविंद केजरीवाल से। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये स्लिप ऑफ टंग के लिए अपनी प्रेस वार्ता में माफी नहीं मांगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे उन्होंने कहा मैं गलत बोल गया, उन्होंने कहा मैं रावण पर गलत बोल गया। रावण पे गलत छोड़िए, वो तो रामलल्ला पे ही गलत बोल गए, राम जी पर ही गलत बोल गए। राम जी कब गए थे खाना ढूंढने जंगल में? वो खाना ढूंढने गए थे कि वो हिरण के पीछे गए थे? राम जी को हिरण लाने के लिए किसने कहा था? सीता मैया ने कहा था। कोई बेसिक सेंस भी है इन लोगों को? नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अरबों करोड़ों हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की आस्था पे ऐसे चोट पहुंचाएंगे। आप हमारी रामायण को तोड़ मरोड़ के दिल्ली की जनता के आगे ऑन रिकॉर्ड पेश करेंगे। आप तो दूल्हे हैं ना यहाँ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, चेहरा है ना मुख्यमंत्री का। क्या दिल्ली में ऐसा चेहरा होगा मुख्यमंत्री का जो ये नहीं जानता कि रामायण क्या है, सीता मैया का हरण कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या चीजें एक चीज तो है, एक चीज तो है कि रामायण को लेकर किसी भी प्रसंग को अगर गलत तरीके से पेश किया गया, चाहे वो रावण हो, चाहे मारीच हो, चाहे प्रभु राम हो, उसको लेकर एक वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हम टीवी डिबेट में भी ये सारा मुद्दा उठे, ये किसी और धर्म को लेकर अगर किसी और धर्म की धार्मिक किताब पर अगर हल्की सी भी टिप्पणी या उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता तो फिर क्या होता, ये तो सवाल है। लेकिन हमारे पे गाली दे रही होती। हाँ 1 मिनट है, वो तो मैं तो वही सवाल पूछ ही रहा हूं। लेकिन प्रियंका, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे मैं वाइंड अप कर रहा हूं, आखिरी सवाल यही
बयान अगर किसी और पार्टी की तरफ से रामायण के प्रसंग में होता तो आप लोग भी तो मुद्दा बनाते ना इसको, क्योंकि अब तो योगी जी की भी एंट्री होने वाली है, दिल्ली में भी बटेंगे तो कटेंगे से लेकर सारी चीजें होंगी, तो हो सकता है उसी का इफेक्ट है, उसी की जमीन तैयार हो रही है। 82% हिंदू है दिल्ली में, प्रियंका, और हनुमान भक्त तो केजरीवाल जी भी बताते हैं अपने आप को। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है। उनको पता है कि कौन चुनावी मुस्लिम बना हुआ है आजकल, जो हरियाणा में मौलवियों को 16,000 रुपये प्रति महीना देता हो, पुजारी ग्रंथी को अगर हम दिल्ली में गारंटी दे दें तो उससे तिल मिला जाता हो। ये दिल्ली की जनता को पता है। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सबसे कम महंगाई करके दिखाई, फ्री बिजली और 24 घंटा बिजली करके दिखाई, जो भाजपा अपने 20 राज्यों में आज तक कहीं नहीं कर पाई। अगर दिल्ली की जनता को 8 घंटे के पावर कट चाहिए होंगे लंबे लंबे और मोटे मोटे बिल चाहिए होंगे तो वो गलत बटन दबा देंगे। अब मैं आपको बार बार कोशिश करके मुद्दों पे ला रही थी, आपको नहीं, मतलब भाजपा को, पर वो मुद्दों से हमेशा भागती है और आज उनकी टेंशन इतनी बड़ी है कि उनको यही नहीं पता अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु, किसको लड़ा रहे हो ये तो बता दो। ठीक है, मुद्दों की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु। लेकिन इन चुनावों में नहीं, हाँ मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन इन चुनावों में एंट्री तो केजरीवाल जी ने कराई रामायण की, ये भी मानना पड़ेगा। एंट्री आप लोगों ने कराई, अब कौन सही कौन गलत, ये तो अरविंद केजरीवाल के भाषण से मुद्दा निकला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी और राधिका जी, आपका, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर आपको बता दें संभल हिंसा की बात करेंगे, जिसकी आग पूरे देश में फैलाने की साजिश रची गई। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा खुलासा संभल हिंसा को लेकर। जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। अपने भावनाएं भड़काने और लोगों को, दंगे को देश भर में भड़काने जैसी उनकी जो मंसूबे थे, उनको नाकाम करने में पुलिस द्वारा 24 नवंबर को सफलता हासिल की थी। संभल को अशांत करने का प्रयास किया गया, कोर्ट के निर्णय को पत्थरों से बदलने का प्रयास किया गया, वो सारी बातें आज प्रमाणित होती हुई दिख रही हैं। अगली खबर, संभल में फिर दंगल। आपको संभल का दंगा याद होगा, किस तरह से संभल को जलाने की कोशिश हुई थी, वो हम आपको पूरी अंदर की खबर बताएंगे कि अब सच सामने आया। पुलिस का अपना दावा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए साथ कि संभल में ना पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत पर कैसे महाभारत क्यों छिड़ी है। कस्टडी में मौत संभल में। संभल पुलिस की हिरासत में इरफान नाम के एक शख्स की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। कस्टडी में मौत हुई, नाम है इरफान। इरफान की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान लोगों की पुलिस से तीखी नोक झोंक भी हुई। वो तस्वीरें भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। संभल में फिर से हालात जो है वो थोड़े तनावपूर्ण है। ये देखिए आप, इरफान के देखिए इरफान के घर वाले हैं। इरफान के घर वालों का आरोप है कि साथ की लेन देन के एक मामले में 4 पुलिस कर्मियों ने इरफान को घर पर दवा भी नहीं खाने दी और जबरन पकड़कर पुलिस चौकी ले गए। इरफान, जहां इरफान को सीने में दर्द की शिकायत हुई, थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। कस्टडी में मौत हो गई। इरफान के घर वालों ने उन 4 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जो इरफान को उठाकर चौकी ले गए थे। इस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये संभल को लेकर मैं पूरी खबर बता रहा हूं, जहां कस्टडी में एक शख्स की मौत का मामला है। ये अखिलेश यादव ने कहा है कि हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जन आक्रोश भड़क उठा। अन्याय करने वाली बीजेपी सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। इरफान के परिजनों और अखिलेश यादव के आरोप को
संबल के एसपी, पुलिस का पक्ष सुनिए, संबल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी पर खुद चौकी इंचार्ज ने इरफान को दवा खाने के लिए दी थी। चौकी इंचार्ज ने पुलिस को दवा खाने के लिए दी थी। ये पुलिस से थोड़ी कहा सुनी बहस, अगर हम थोड़ा सा सुना दे इसको, एक मिनट सुनाइए। बताओ कहीं चले गए? इसका जवाब ये है, कल आपको रोड पर करके मर गया, ये कहते हैं दुर्घटना में मारा गया आदमी, तो क्या जवाब है आपके पास? बताओ, यहाँ बाद में बात खत्म कर देंगे। लेटे रहने से, लिटाए रहने से उसका हल है क्या? लिटाए रहना उसका हल नहीं है। कोई चला नहीं गया, दवाई खिलवा देते तो हो सकता है सही हो जाता बच्चा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, चलो अगर आपका कहना है। बताओ कहीं चले गए? इसका जवाब ये। देखिए यहाँ पुलिस से थोड़ी भिड़ंत हो रही है। पुलिस का दावा है कि इरफान को दवा खाने के लिए खुद पुलिस ने दी। संबल में कस्टडी में जो मौत हुई है, जो पुलिस चौकी के सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है। दरअसल पुलिस ने एक सीसीटीवी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इरफान के साथ उसका बेटा भी चौकी में मौजूद था। चौकी लाए जाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके तुरंत बाद उसे अस्पताल लेकर गई पुलिस, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सुनिए। पुलिस क्यों आई थी? क्या वजह थी? उनके भाई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारे तैयार साजनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके, उनने पैसे न दिए तो इनके पास बुलाई पुलिस के, तूने पैसे दिलवाए तो लेके आ। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी राजसिटी पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने चेस्ट पेन की स्थिति की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है। उधर आपको बता दें 24 नवंबर को दंगों की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम आज संबल भी पहुंची। न्यायिक आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि संबल में जो दंगा हुआ था वो कैसे हुआ था, हिंसा कैसे भड़की थी, पाकिस्तान में बनी गोलियां संबल दंगों में कैसे इस्तेमाल हुई, पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। न्यायिक आयोग आज संबल पहुंचा। सर्वे के वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और दंगों के वक्त 4 लोगों की हत्या कैसे हुई। क्योंकि दंगों में मारे गए 4 लोगों की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया था साहब कि पुलिस की गोली से 4 लोग मर गए थे, पुलिस की गोली से। राहुल गांधी ने भी कहा था संबल हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है और पुलिस की गोली से जान गई। प्रियंका वाड्रा ने भी कहा था कि संबल हिंसा के पीछे योगी सरकार का हाथ है, पुलिस की गोली से जान गई। असद ओवैसी ने भी आरोप लगाया था कि संबल हिंसा में 4 लोगों की मौत जो है हादसा नहीं, मर्डर है, पुलिस की गोली। लेकिन यूपी पुलिस ने संबल दंगों को लेकर एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसमें संबल हिंसा को लेकर विपक्ष की इस थ्योरी को फ्लॉप कर दिया है। ये गिरफ्तारी हुई है मुल्ला अफरोज नाम के एक आरोपी की। मुल्ला अफरोज ने संबल हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असद ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस की गोली से जान गई, पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने कहा साहब देसी कट्टा से गोली चली, हम कहां से आ गए। लेकिन एक को पकड़ा है मुल्ला अफरोज, इसने बताया कि संबल दंगों के वक्त उसने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, लेकिन उसकी गोली बिलाल और अयान को लगी और उनकी मौत हो गई। आप समझिए, ये दंगाई मुल्ला दंगे का आरोपी वो खुद कह रहा है कि मैंने गोली चलाई और मेरी गोली से वहां लोगों की मौत हुई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पुलिस की गोली। राहुल गांधी ने क्या कहा, पुलिस की गोली। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, पुलिस की गोली। पुलिस ने कहा देसी कट्टे से गोली, हम कहां से आ गए। लेकिन अब मुल्ला अफरोज जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसको संबल दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि उसने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, गोली लगी जो है बिलाल और अयान को और उनकी मौत हो गई। मुल्ला अफरोज ने भी बताया कि संबल दंगों के वक्त मस्जिद के बाहर इकट्ठा भीड़ में 10 से 20 लोगों की हत्या की प्लानिंग थी इन लोगों की। वो खुद बता रहा है, कबूलनामा है उसका, कि बहुत बड़ा प्लान था। इसके अलावा कई पुलिस वालों के मर्डर की साजिश रची गई थी। लेकिन पुलिस ने भीड़ की ओर से गोली चलने के बाद भी जबरदस्त संयम दिखाया। पुलिस ने संयम दिखाया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे संबल में दंगाइयों की प्लानिंग फ्लॉप हो गई। पुलिस ने संयम बरता। पुलिस ने मुल्ला अफरोज के पास से वो देसी तमंचा भी बरामद कर लिया। मर्डर वेपन मिल चुका है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। संबल दंगा, संबल हिंसा, 4 लोगों की मौत, पुलिस की गोली, पुलिस की गोली, पुलिस की गोली चीखने वाले आज ये खबर आप तक नहीं पहुंचने देंगे कि एक दंगाई ने खुद मान लिया कि हां, मेरी गोली से वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। बिलाल, अयान, इनकी मौत हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि बिलाल और अयान को जो गोली लगी वो मुल्ला अफरोज के तमंचे से ही चली थी।
अफरोज के इस कबूलनामे से वो लोग यकीन मानिए सन्नाटे में आ सकते हैं जो अभी तक संभल हिंसा में पुलिस को दोष दे रहे थे, पुलिस की गोली से लोगों की हत्या का आरोप लगा रहे थे और दंगों के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे, क्योंकि अफरोज ने बताया है कि संभल दंगे की स्क्रिप्ट दुबई में लिखी गई थी। दंगों का स्क्रिप्ट राइटर है आईसीआई और दाऊद गैंग के लिए काम करने वाला शारिक साठा। उसी ने अफरोज को दंगों के लिए पाकिस्तान में बनी गोलियां और हथियार संभल पहुंचाए। याद है कुछ पाकिस्तानी खोखे भी मिले थे संभल में। उसी ने अफरोज से भीड़ में शामिल अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कहा ताकि पब्लिक समझे कि पुलिस की गोलियों से लोग मारे गए। और इसी नैरेटिव को किसने आगे बढ़ाया? पॉलिटिकल पार्टीज ने। इसके बाद दंगा भड़क जाए, देश भर में जो है दंगा भड़काने की कोशिश थी। शारिक साठा भी संभल का ही रहने वाला और कई साल पहले फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग चुका है। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को बताया कि दुबई में बैठे आईएसआई एजेंट शारिक साठा ने उसके एक साथी को एक ऐप के जरिए कॉल किया। इस कॉल में शारिक ने जो कहा वो बेहद विस्फोटक है। शारिक साठा ने मुल्ला अफरोज के साथी से कहा कि संभल में नेता भीड़ जमा कर रहे हैं, संभल में नेता भीड़ जमा कर रहे हैं, नेताओं की ओर से पूरा सपोर्ट है। कौन से नेता? कुछ नेता सपोर्ट कर रहे थे, नेताओं की ओर से पूरा सपोर्ट है। दंगे भड़काने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, नेता सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 10 से 20 लोगों और पुलिस वालों को मारो, 10 से 20 पुलिस कर्मियों को मारो। इससे सरकार डर जाएगी, पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, संभल दंगे को लेकर प्लानिंग तो पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की थी, लेकिन योगी सरकार और पुलिस ने इस प्लानिंग को फेल कर दिया। पुलिस ने संयम बरता। संभल हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं और अब गिरफ्तारी का नंबर उन नेताओं का है जिन्होंने सर्वे वाले दिन लोगों की भीड़ को जुटाया, उकसाया, भड़काया, कवर फायर दिया, दंगाइयों को दंगे भड़काने के लिए हरी झंडी दी। सुनिए। इस व्यक्ति का जब मोबाइल खंगाला गया तो उसमें इसके शारिक साठा की गैंग के अन्य सदस्यों और शारिक साठा स्वयं से भी बातचीत के कई तथ्य प्रकाश में आए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कई पिस्टलों का आदान प्रदान और इस तरीके की चीज़ें। यह उल्लेखनीय है कि शारिक साठा एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है जो वर्तमान में भारत से भाग गया है और इसके द्वारा विदेश में बैठकर यहाँ पे गैंग ऑपरेट किए जाते हैं। 4 पहिया वाहन चोरी की 24 तारीख को, जो 24 तारीख से पहले जो माहौल था उसको यूज़ करते हुए अपने भावनाएं भड़काने और लोगों को दंगे को देश भर में भड़काने जैसी उनकी जो मंसूबे थे उनको नाकाम करने में पुलिस द्वारा 24 नवंबर को सफलता हासिल की थी और उसी अनुक्रम में इन लोगों का जिनका नाम प्रकाश में आ रहा है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, उधर राहुल गांधी पर एक और एफआईआर हो गई है साहब, एक और एफआईआर दिखाते हैं अब आपको। ये दिखाता है उनकी मानसिकता क्या है और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का बयान दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करता है। वहाँ सरकार कोई कानून से तो चल नहीं रही है, वो मुख्यमंत्री के विम और फैंसी पे चल रही है। तो इस एफआईआर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर उसको लड़ेंगे और उसको क्वॉश कर देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जब से बीजेपी में आए हैं तो अभी राहुल के खिलाफ हमेशा मतलब पहल करते हैं ये, तो आसाम पुलिस को मेरे ख्याल में बीच में नहीं कूदना चाहिए। जो स्टेटमेंट है फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट इज itself is a statement waging war against the Indian state. That is why I have filed it. तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो देश में हम हैं, पल भर रहे हैं, इस देश के बारे में अगर कोई किसी तरह का गलत टिप्पणी करेगा तो गलत है। लोकतंत्र में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई व्यक्ति ने किसी बात को कहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें समझ में आता है, लेकिन वो देश की आलोचना कैसे कर सकते हैं? विधान की भाजपा के इशारे पर इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करी थी राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले उनके बयान पर बिहार में शिकायत दर्ज हो गई है। उधर असम में भी उनके खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर हो गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी साहब, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एफआईआर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस वोट का रिकॉर्ड बना पाए या नहीं, लेकिन साहब राहुल गांधी एक रिकॉर्ड बनाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड है एफआईआर का रिकॉर्ड।
क्योंकि राहुल गांधी पर अब तक 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 25 उन पर एलओपी है राहुल गांधी जी, किसी और एलओपी पर इतनी एफआईआर का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला साहब। 25 एफआईआर उन पर। ताजा एफआईआर अभी हुई है असम में, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ जो उन्होंने जंग की बात करी थी उसको लेकर। 15 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ है, इंडियन स्टेट के साथ उनकी लड़ाई है। एफआईआर होगी, सुनिए बयान। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देखिए, इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर हुई है। गैर जमानती, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल मोनजीत चेतिया नाम के व्यक्ति ने बीएनएस, सुनिए सेक्शंस कौन कौन से लगाए राहुल गांधी के खिलाफ। धारा 152 और 197(1)(d) के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनकी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में कहा गया साहब कि इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला बयान भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा है। ये बयान देश में अशांति पैदा कर सकता है, राहुल गांधी का बयान, और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात की है। एफआईआर में कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा का उल्लंघन किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात, राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है, उकसाने वाला है। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो सभी नॉन बेलेबल, गैर जमानती धाराएं हैं। एफआईआर में राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 152 और 197(1) लगाई गई है। अच्छा, ये धारा सेक्शंस क्या हैं? ये धारा देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने के आरोप में लगाई जाती है। गैर जमानती। बीजेपी शासित राज्य असम, हिमंता बिस्वा शर्मा, असम में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? ये झूठी एफआईआर है। बीजेपी क्या कह रही है कि राहुल गांधी की मानसिकता देश विरोधी है। दोनों का बयान सुन लीजिए आप। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके बयान के लिए, जो इसमें वो कहते हैं कि मैं भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये दिखाता है उनकी मानसिकता क्या है। और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का बयान दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करता है। और कांग्रेस ने इन सभी चीजों को समर्थन दिया है क्योंकि वो एक पार्टी का विरोध करती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो देश विरोध करती है, केवल और केवल एक पार्टी का विरोध करते करते। नहीं, इसका तो कोई अर्थ मतलब नहीं है। हमने सबने सुना है वो क्या कह रहे थे। जब हम लोग कहते हैं कि कोई गैर चुना हुआ दल या संस्थाओं को कैप्चर करता है, तो अब आप संस्थाओं की जब बात करते हैं तो आप उस कैप्चर के अगेंस्ट की बात करते हैं। अब आप आसाम में क्या सरकार है वो सबको मालूम है। वहाँ सरकार कोई कानून से तो चल नहीं रही है, वो मुख्यमंत्री के विम और फैंसी पर चल रही है। तो इस एफआईआर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर्स इसको लड़ेंगे और उसको क्वॉश कर देंगे। ये सिर्फ असम में नहीं साहब, उधर बिहार में भी मुकेश कुमार चौधरी नाम के शख्स कोर्ट पहुंच गए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो। 25 एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं एफआईआर का राहुल गांधी। उधर केरल के एक मौलवी के बयान पर बवाल हो गया साहब। जी हाँ, 21वीं सदी में आज महिलाएं जब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, ऐसे वक्त में केरल के मौलाना ने पुरुषों और महिलाओं के एक साथ व्यायाम को इस्लाम में हराम बता दिया। आपत्ति जताइए, ये फिटनेस पर फतवा कह सकते हैं आप। केरल के मौलाना एपी अबूबकर मुस्लियार अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलेमा नाम की संस्था के महासचिव हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ व्यायाम करने पर नाराजगी जताई। वो कह रहे हैं तो इस्लाम में हराम है। क्या कहा, सुनिए। നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട്, എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരം പോലും തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ വ്യായാമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും സ്ത്രീ പുരുഷൻ തമ്മിൽ കാണലും നോക്കലും ഹറാമാണെന്ന ഈ ഒരു ധാരണ പോലും ഇല്ലാതെയാക്കി നാശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദീനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്.